एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 5 लेके आ चुके हैं वापस। और भाई इसमें हम पढ़ने वाले हैं ली चैडलियर प्रिंसिपल, जिसको हम ला सातेली का नियम भी कहते हैं। क्लास 11th में भी होता है, ग्रेजुएशन में होता है, नीट में होता है, आईटी जेई में होता है, आईटी जैम में होता है, सीएसएन नेट में होता है, भाई हर जगह कंपटीशन में भी आता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी अगर एप्लीकेशन सुनोगे भाई, बेहतरीन एप्लीकेशन है ली चैडलियर प्रिंसिपल की। अगर हम आपको बात करें तो अगर ली चैडलियर प्रिंसिपल जो होता है ना भाई, ये हमारा एक प्रकृति का नियम है। ये मान लो एक प्रकृति का नियम है भाई ली चैडलियर प्रिंसिपल। मैं आपको एक बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कोई भी बंदा हो, हर बंदा चाहता है स्टेबल रहना। मैं चाहता हूं भाई मैं स्टेबल हूं। कोई बंदा ने आया, आपको अनस्टेबल किया, कोई ना कोई चेंज किया, आप क्या करोगे? अपनी स्टेबिलिटी को वापस से गेन करने की कोशिश करोगे। सर कैसे? किसी और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सुबह को निकला घर से, मैं रनिंग करने निकला हूं, मैं रनिंग कर रहा हूं, भाग रहा हूं, बहुत तेज भाई भाग रहा हूं, मैं भागते जा रहा हूं, भागते हुए जा रहा हूं। बॉडी क्या करे भाई? रुक जा, थकान हो रही है, रुक जा। क्योंकि रुक जाएगा तो भाई क्या होगा? जो थकान हो रही वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये है भाई, मेरी बॉडी स्टेबल थी, मैं भागने लगा तो मेरी बॉडी में क्या होगी? थकान। और थकान होगी तो बॉडी चाहती है भाई रेस्ट कर, रेस्ट करेगा तो वो थकान क्या हो जाएगी? कम। जैसे और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए भाई मैं बात करता हूं, कुछ टाइम बाद आने वाली है सर्दी। क्या करो भाई? ठंड आ रही है बहुत ज्यादा, है ठंड आने लगी, क्या करो भाई? लाओ कंबल, लाओ रजाई, लाओ गर्म कपड़े लाओ। है बॉडी को ठंड लगी तो आप क्या करोगे? आप करोगे उस बॉडी को हीट करने की कोशिश। मतलब कुल मिलाकर ये है, आप उस ठंड को कम करने की कोशिश करोगे जो आपको ठंड लगेगी, है ना। वैसे यदि गर्मी चल रही, गर्मी लगती तो क्या करते हैं? सर फ्रिज में घुस जाए? नहीं, फ्रिज में नहीं घुसना है। एसी लगी होती, एसी में चले जाते हैं, कूलर के सामने बैठ जाते हैं, पंखे की। करना क्या है? गर्मी के इफेक्ट को कम करना है भाई। यही चीज है ली चैडलियर प्रिंसिपल। भाई ली चैडलियर प्रिंसिपल कहता है अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उस डिस्टर्बेंस को कम करना ही जो प्रिंसिपल होता है, दैट इज नोन एज ली चैडलियर प्रिंसिपल। अभी बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। अभी इसकी डेफिनेशन से पहले ना हम कुछ चीजें और जान लेते हैं, ताकि हमारा ना ली चैडलियर प्रिंसिपल एकदम से क्लियर हो जाए। कैसे भाई? जैसे मान लीजिए ये भी एक टर्म मान सकते हैं। चलो इसको ही इस वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये ले रखा है, 2 बर्तन लिए भाई, है ना। 2 मैंने बर्तन ले रखे हैं, इन दोनों में पानी बराबर है। भाई एक बात बताओ, जितना पानी इसमें होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उतना ही पानी इसमें भी तो होगा, दोनों में बराबर होगा। भाई हमें पता है सर दोनों में बराबर होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या बोलेंगे इसको भाई? इक्विलिब्रियम में है। ये दोनों क्या है? इक्विलिब्रियम में बराबर है। अभी मैं एक काम करता हूँ, सर क्या करना चाह रहे हो? मैं ये काम करता हूं इसका। भाई देखिए मैंने एक काम कर दिया सर। क्या कर दिया? मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और बढ़ा दिया। क्या सर एक बात बताओ, इसमें पानी पहुंच गया यहां, इसमें पानी है अभी यहां, क्या ये ऐसा रह सकता है? छोड़ने के बाद आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया? वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम यहां पर करेंगे तो ये दोनों क्या है? जुड़े हुए हैं ना। तो यहां पर जो ज्यादा पानी हो गया है, वो क्या करेगा भाई? कुछ इस तरह की कंडीशन में आ जाएगा। वो कुछ यानी कि यहां पर ज्यादा पानी आ गया तो वो यहां से इधर जाने की कोशिश करेगा, और दोनों क्या करेंगे? एक नई जगह आ जाएंगे, एक नया इक्विलिब्रियम बनाएंगे। कहने का मतलब है अगर कहीं इक्विलिब्रियम है, आपने अगर उसको डिस्टर्ब करोगे तो वो डिस्टर्ब होने के बाद वो वापस से उसी स्टेट में जाना चाहेगा। भाई इसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। सर आपने ये कहा, हमने मिलाया, ठीक है, मिलाया तो वो क्या हो गया? बाद में बराबर होना ही था उसको। सर क्या कम नहीं कर सकते इसको? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। हमने चाहा कि सर मान लीजिए मैंने यहां से क्या किया? पानी को निकाल लिया। मैंने यहां से पानी को निकाल लिया तो इधर कम हो गया, अब इधर ज्यादा, तो ज्यादा वाले से कम तरफ क्या आएगा, और ये हमारा इस तरह से फिर से बराबर हो जाएगा। भाई इक्विलिब्रियम का, हम बात करें ली चैडलियर प्रिंसिपल का, सीधा सीधा मतलब ये है अगर आप किसी भी चीज में डिस्टर्बेंस कर रहे हो, है ना, तो वो डिस्टर्बेंस की वजह से जो डिस्टर्ब होता है हम
कुछ ना कुछ ऐसा इफेक्ट लगाते हैं जिससे वो डिस्टरबेंस क्या हो जाए, कम हो जाए, जिससे वो डिस्टरबेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कहने का मतलब है, अगर मैं बात करूं भाई ली चैडली प्रिंसिपल की, अब थोड़ा सा ली चैडली प्रिंसिपल की बात आता है, क्योंकि भाई अगर केमिस्ट्री की बात करो तो यहाँ पर हम ठंड की बात नहीं करेंगे, रनिंग की बात नहीं करेंगे, गर्मी की बात नहीं करेंगे भाई, यहाँ पर कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड बात करेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे भैया? हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही बात है सर, हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। हमने क्या जाना था, मान लीजिए हमारे पास है ए, रिएक्शन कर रहा है बी के साथ, आपस में मिलने के बाद बना रहे हैं सी और डी, जो एक दूसरे के साथ क्या है, ये हमारे इक्विलिब्रियम में है। हमको पता है सर, क्या पता भैया? हमको क्या पता है सर, ये जो है दोनों, इनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं सर। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, जो रिएक्शन करता है दैट इज रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन के बाद बनते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। सर इसमें कोई पूछने वाली बात थी नहीं थी, ये तो हमारी सिंपल कहानी है, इसको तो हम बचपन से जानते चले जा रहे हैं भाई। रिएक्टेंट से क्या बनना, हमारा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से भी वापस से बनने जा रहा है रिएक्टेंट। उसी स्टेट, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं भाई, हम उस रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। लेकिन अगर जितनी स्पीड से सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट से हमारा क्या बन जाए, रिएक्टेंट। तो सर अगर दोनों का रेट बराबर है, उस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं भैया उसको? इक्विलिब्रियम। मान लीजिए ये जो रिएक्शन दे रखी है, ये जो रिएक्शन दे रखी है वो हमारी इक्विलिब्रियम पर है, वो हमारी क्या है भाई, इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। अगर मैं इस रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज करूं, प्रेशर चेंज करूं या कंसंट्रेशन चेंज करूं, तो भाई इसके इक्विलिब्रियम में, इसके इक्विलिब्रियम में कोई ना कोई तो चेंज होगा ना, कोई ना कोई तो चेंज होगा ना। तो रिएक्शन ये चाहती है, रिएक्शन ये चाहती है कि भैया कैसे भी करो, कुछ भी करो, लेकिन जो इफेक्ट पड़ा है उस इफेक्ट को आपको करना है कम। भाई ठंड लग रही है तो कुछ भी करो, आपको ठंड खत्म करनी है, मतलब आपको सर्दी वाले कपड़े पहनने हैं। भाई इसी का मतलब ये होता है, ली चैडली प्रिंसिपल का मतलब हमारा यही होता है। ली चैडली प्रिंसिपल के अगर एक बार डेफिनेशन लिखना चाहें तो भाई ली चैडली प्रिंसिपल जो होता है हमारा, वो हमारा ली चैडली प्रिंसिपल किस चीज के लिए होता है? ली चैडली प्रिंसिपल स्टडी द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या करता है भैया? पहली बात ये करता है स्टडी, किसकी करता है? स्टडी द एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। भाई इक्विलिब्रियम स्टेट पर एक्सटर्नल इफेक्ट की बात करता है, भाई उनको स्टडी करता है। कौन कौन से एक्सटर्नल इफेक्ट हो सकते हैं? भाई एक्सटर्नल इफेक्ट हो सकते हैं हमारे, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कंसंट्रेशन हो सकती है, मतलब ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, सांद्रता हो सकती है। भाई कुछ भी आप चेंज कर लीजिए, आपका कहीं ना कहीं रेट में कोई ना कोई चेंज होगा ही होगा, मतलब अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा। तो अगर हम बात करें भाई, अगर हम बात करें किसकी, ली चैडली प्रिंसिपल की, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मतलब हम बोल सकते हैं भाई इस नियम के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार, दिस प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम शिफ्ट, हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट towards that side, towards that side in which external effects decreases। भाई इसको हिंदी में भी समझ लो, हम क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम ये कहना चाह रहे हैं अगर आप कोई एक्सटर्नल इफेक्ट डालते हो इक्विलिब्रियम स्टेट पर, तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर वो एक्सटर्नल इफेक्ट को हम कम कर सके, वो कम किया जा सके। भाई उसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं ली चैडली प्रिंसिपल। सर ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें जिनको एक्सटर्नल इफेक्ट के रूप में यूज होंगी? भाई अगर हम बात करें एक्सटर्नल इफेक्ट में यूज होंगे आपके टेम्परेचर। भाई आप टेम्परेचर को कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हो, है ना। आपका प्रेशर हो सकता है भाई, आप प्रेशर में चेंज कर सकते हो, है ना। आपकी कंसंट्रेशन हो सकती है भाई, आप कंसंट्रेशन में चेंज कर सकते हो, कंसंट्रेशन है ना। तो ये आपके हो सकते हैं एक्सटर्नल इफेक्ट्स। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी।
सीधा सीधा ली चाइल्ड प्रिंसिपल हो गया। अब हम इसके इफेक्ट जानने वाले हैं कि इफेक्ट क्या होता है इसके। चलिए हम एक काम करते हैं, सबको वन बाय वन एक एक करके इनका इफेक्ट जान लेते हैं। पहले की हम बात करते हैं भाई इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन विद एग्जांपल समझेंगे भाई, विद एग्जांपल समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं सर अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएं या कंसंट्रेशन को घटाएं तो क्या हमारा इक्विलिब्रियम है वो किधर साइड हमारा शिफ्ट होगा, वो किधर साइड हमारा शिफ्ट होगा। भाई एक बात बताओ, मेरे पास में मान लीजिए रिएक्टेंट ए है, ठीक है, ये हमारा क्या है इक्विलिब्रियम में है मेरा बी के साथ। मान लीजिए ये मेरा रिएक्टेंट है, ठीक है भाई, ये क्या है मेरा रिएक्टेंट है, ओके, दिस वन इज रिएक्टेंट एंड दिस वन इज प्रोडक्ट। भाई हमको पता है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ क्या है इक्विलिब्रियम पर है। अगर मान लीजिए मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूं, ए की कंसंट्रेशन को क्या करता हूं बढ़ाता हूं, तो भाई ए क्या चाहेगा, ए चाहेगा बी बनाना। भाई ए चाहेगा बी बनाना, तो इक्विलिब्रियम जो है वो कहां शिफ्ट होना चाहेगा, भाई वो शिफ्ट होना चाहेगा आगे की साइड। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ ए को क्या करते हैं, ए को अगर हम बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। भाई सीधी बात होगी सर, अगर आप रिएक्टेंट की अमाउंट को बढ़ाओगे, रिएक्टेंट को आप बढ़ाओगे, तो रिएक्टेंट को बढ़ाने पर क्या होगा, जैसे जैसे आप रिएक्टेंट को बढ़ाओगे रिएक्शन चाहेगी आगे जाना चाहेगी, तो इक्विलिब्रियम भी तो आगे की साइड शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या करेगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा एक काम करते हैं सर, और भी तो कंडीशन हो सकते हैं आगे जाने की, बिल्कुल हो सकते हैं। मान लीजिए जो बी बन रहा है, अगर मैं इसको निकालना स्टार्ट कर दूं, अगर मैं इसको क्या कर दूं निकालना, भाई ए से बी बना, बी से वापस से बनना है, मैंने थोड़ा सा बी निकाल लिया, तो यहां से बी कम हो जाएगा। ए क्या चाहेगा, ए चाहेगा भाई वापस से इक्विलिब्रियम आए, तो ए वापस से फिर से बी बनाना स्टार्ट करेगा, तो रिएक्शन कहां भाग रही है, आगे की साइड। यानी कि कहने का मतलब है अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को घटा रहे हो, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, यानी आगे की साइड चला जाएगा। या फिर उल्टा हम ये बोल सकते हैं, भाई उल्टा हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम रिएक्टेंट को घटाएं या प्रोडक्ट को बढ़ाएं तो जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। सर इसको ना कोई अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है सर, मेरे पास है N2, ठीक है, 3H2, ठीक है, रिएक्शन साइन वो वाला कौन सा वाला, इक्विलिब्रियम वाला। बन क्या रहा है हमारा 2NH3 बन रहा है। भाई ये हमारी एक रिएक्शन है जिसको हम हैवर प्रोसेस बोलते हैं, है ना। यहां पर क्या है भाई, यहां पर हमारा नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन करने के बाद बना रहा है अमोनिया, ठीक है ना। ये हमारे इक्विलिब्रियम में, और ये हमारे दोनों चीज एक बहुत ही अच्छे से कंटेनर के अंदर बंद ये रिएक्शन हो रही है। कंटेनर हमारा बंद है, उसमें हमारा N2 है, H2 है, इक्विलिब्रियम में है अमोनिया के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बिल्कुल इक्विलिब्रियम मेंटेन है, टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, कंसंट्रेशन सब कुछ ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, मैं गया इसके पास, मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया, भैया क्या डाल दिया, मैं चाहता हूं कुछ ना कुछ करना, मैंने इसमें पानी डाल दिया, सर पानी डालने से क्या होगा, पानी डालने से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या। देखो नाइट्रोजन करेगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है पानी से, क्यों, क्योंकि मैं नॉन पोलर हूं, मैं पोलर के साथ नहीं डिजॉल्व होऊंगा, ना रिएक्शन करने वाला, कुछ भी करने वाला। H2 कहेगा भाई मेरे को भी कोई मतलब नहीं है जल से, भाई आए पानी ठीक है, ना आए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अमोनिया कहेगा भाई मेरे को है, अमोनिया कहेगा भाई मेरे को प्रॉब्लम है, अगर मेरे साथ पानी आता है तो मैं उसमें डिजॉल्व हो जाऊंगा, डिजॉल्व हो जाऊंगा भाई, क्योंकि मैं हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता हूं वाटर के साथ, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाऊंगा तो मैं उसमें क्या हो जाऊंगा, घुल जाऊंगा। भाई होगा यहां से, जैसे मैंने पानी इसमें डाला, पानी डालूंगा, अमोनिया क्या करेगी भाई, अमोनिया वाटर में घुलना स्टार्ट कर देगी। अमोनिया जैसे ही वाटर में घुली, यहां से अमोनिया हो जाएगी कम, ठीक है सर, यहां से अमोनिया हुई कम, अमोनिया कम हुई, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बोले
भाई अमोनिया कम, हमारा इक्विलिब्रियम बिगड़ गया, हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम तो बनाना है, और इक्विलिब्रियम बनाना तो जल्दी जल्दी रिएक्शन करो। ये वापस से रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, वापस से रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो रिएक्शन कैसे जाएगी भैया, रिएक्शन कैसे जाएगी भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। किधर जाएगी हमारी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको कंसंट्रेशन का टर्म समझ में आया होगा। भाई पहले ठीक था, सब कुछ ठीक था, पानी मिलाने पर अमोनिया की कंसंट्रेशन हो गई कम, क्योंकि अमोनिया तो घुल गई ना, पानी के साथ चलेगी, यहां पर तो बची नहीं गैसेस फेज में, तो यहां से जब अमोनिया चलेगी तो रिएक्शन क्या चाहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सर इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, एक क्या लेते हैं भाई, मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है सर, मैंने इसको किया हीट, मैं क्या देखता हूं भाई, मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है चूना, और क्या बन जाता है CO2, और क्या बन जाता है भाई CO2। आपको अगर पता हो तो ऐसे मान लीजिए ये हमारे पास कंटेनर है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कंटेनर है, इसमें हमारा पड़ा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने इसको किया गरम, गरम करने से हो क्या रहा है भाई, इसको कर दिया बंद, गरम करने से ये हो रहा है सर, यहां से निकल ली हमारी CO2 गैस, ठीक है, CO2 गैस निकल रही है, और साथ में बन क्या रहा है, साथ में बन रहा है यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि चूना बन रहा है भाई, चूना बन रहा है भाई, ये इक्विलिब्रियम में, ये दोनों किसमें है भाई, इक्विलिब्रियम में बोल देते हैं हम इसमें, ये हमारा इक्विलिब्रियम में ये वाली रिएक्शन, ठीक है। अब हो क्या रहा है भाई, ये हमारा सॉलिड होता है, ये भी हमारा सॉलिड होता है, ये हमारा गैस फेज में होता है, ये हमारा गैस फेज में होता है। अगर मैं एक काम करूं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं भाई, फिक्स है हमारी, ठीक है। अभी मैंने यहां से एक लगा दिया एग्जॉस्ट फैन, भाई आपको पता है यहां पर मैंने एक फैन लगा दिया भाई, यहां पर भी मैंने एक एग्जॉस्ट फैन लगा दिया भाई। सर फैन क्या करेगा, फैन ये करेगा यहां से आने वाली CO2 को बाहर, CO2 बाहर, और बचेगा क्या हमारा, बचेगा हमारा चूना, जिसको लोग आराम से खैनी में मिला के आराम से दबा के खाते हैं, मजे ले रहे हैं वो कुछ भी है भाई, बना कैसे रहे चूना, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट से हमारा क्या हुआ, गर्म करेंगे CO2 को एग्जॉस्ट फैन से निकाल दिया, तो बना तो चूना ना भाई। हम क्या करें, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट इनके साथ इक्विलिब्रियम में था, मैंने यहां से CO2 को उड़ा दिया, कैल्शियम कार्बोनेट को पता चल गया, हमारा CO2 गया, मतलब हमारी इक्विलिब्रियम बिगड़ गई। हम चाहते हैं इक्विलिब्रियम को वापस से मेंटेन करना, तो रिएक्शन क्या होगी, क्या करेगी भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी भाई, हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो कहने का मतलब है, अगर हम सीधा स्टेटमेंट बोलना चाहें इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में, तो हम कहेंगे भाई ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन या इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और if we decrease the concentration of product, equilibrium shift towards the forward direction। सेम बात होगी भाई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा लो या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को घटा लो, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसका उल्टा क्या करेंगे भाई, प्रोडक्ट बढ़ा लो रिएक्टेंट घटा लो, तो रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई एक अच्छी सी चीज बताऊं मैं आपको, बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी, पता आपको ये वाली जो रिएक्शन है ना, मतलब रिएक्शन की हम बोल सकते हैं कि ये जो कंसेप्ट है, ये वाला इक्विलिब्रियम मुर्गियों में भी पाया जाता है। मुर्गियां मतलब कैसे सर, मुर्गियों की अगर हम बात करें गर्मियों के दिनों में, अभी जैसे गर्मी पड़ रही है, तो गर्मियों के दिनों में जो मुर्गियां अंडे देती है ना, वो अंडे बड़े कमजोर होते हैं भाई, बड़े कमजोर अंडे मिलते हैं। अगर आप सर्दियों की बात करें तो बड़े ठीक ठाक मिलते हैं। सर कमजोर अंडे का मतलब, और इधर इक्विलिब्रियम की बात करें, ली चैडलियर प्रिंसिपल की बात करें, या कैसे रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, रिलेट करने की कोशिश ये कर रहे हैं, जैसे मुर्गियां अंडे देती हैं, अंडे देने की बात करें तो वहां पर जब गर्मी लगती है भाई, गर्मी लगेगी तो जाहिर सी बात है मुर्गियां क्या करेंगी, अपने पंख को बार बार फड़फड़ाएंगी। जब पंख को बार बार फड़फड़ाती हैं तो वहां से क्या होगी भाई, एनर्जी उसकी लॉस होती है, वहां से बार बार जो उसके जो लंग्स होते हैं, लंग्स में CO2 की क्वांटिटी हो जाती है कम, कि भाई सांस जल्दी जल्दी चलेगी ना उसकी, तो CO2 की क्वांटिटी कम होती है। CO2 की क्वांटिटी कम होती है तो इसका मतलब क्या है, जो कैल्शियम कार्बोनेट उसके अंदर होता है,
वो बार बार CO2 बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि CO2 उसकी बॉडी में कम हो जाएगी, लंग्स में कम हो जाएगी, तो CO2 बनाने की कोशिश करेगा, यानी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जिससे क्या होगा, मुर्गी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा कम। सर मुर्गी क्या करती है कैल्शियम कार्बोनेट का? भाई जो अंडा बनता है ना मुर्गी का, उसका जो कवरिंग होती है ना, कोट, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की कमी हो जाएगी तो अंडा कमजोर नहीं होगा, होगा ना। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की कमी नहीं होनी चाहिए। सर पे मुर्गियों को क्या करना चाहिए? एसी में रखो, एसी में नहीं रखना, मतलब कुल मिलाकर उसकी गर्मी की व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि ठीक ठाक रहे, ना। चलिए वो हमारा फंडा हो गया, हमें करना था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कर चुके हैं। अभी हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। चलिए सर इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। नंबर 2 है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सर प्रेशर को अगर हम इफेक्ट करते हैं तो हमारे इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बता दीजिए। सब प्रेशर को अगर हम बढ़ाएं या घटाएं तो हमारा सीधा सीधा एक फंडा है, अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं भाई, यहां पर हम बोल सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मतलब प्रेशर बढ़ाने पर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को भाई शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम शिफ्ट towards the less number of moles। भाई जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं उधर हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। मतलब कहने का यह है, मतलब कहने का यह है, जैसे मान लीजिए अभी हमने लिया N2 है, ठीक है सर, H2 है, ठीक है सर, बना रहा है इक्विलिब्रियम में किसको? अमोनिया यानी कि NH3 के साथ। तो यहां पर हमारा एक N2 होता है, 3 H2 होता है, 2 NH3 बनता है। सर बैलेंस होगी ना रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। अगर यहां पर बात करें, अगर यहां पर बात करें, ये रिएक्टेंट है सर, बिल्कुल सही बात है। ये प्रोडक्ट है सर, बिल्कुल सही बात है। रिएक्टेंट की कितने मॉलिक्यूल्स है भाई? 3 इधर है, 1 इधर है, सर 4 हो गए। इधर कितने भाई? 2 है। सर कम कितने? कम किधर है? कम कम सर इधर है, इधर है। अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे, अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे भाई, रिएक्शन किधर जाएगी? रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। काहे को? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो इधर ही कम है ना, प्रोडक्ट की कम है। अगर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट की कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड, रिएक्टेंट की कम है तो रिएक्शन बैकवर्ड। उम्मीद करता हूं इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए सर लास्ट इफेक्ट करते हैं, जिसका नाम भाई क्या है? इसका नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसका नाम है भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं या टेम्परेचर को घटाएं तो हमारा इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? भाई ये डिपेंड करता है हमारी 2 रिएक्शंस पर, ये डिपेंड करता है हमारे पास 2 रिएक्शंस पर। आपको पता है, पहले ही बता चुके हैं, हमारे पास 2 तरह की प्रोसेस होती है भाई, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। प्रोसेस की अगर हम बात करें किसी भी प्रोसेस की या किसी भी रिएक्शन की, तो हमारी 2 टाइप की होती हैं। ये हमारी 2 टाइप की होती हैं। एक होती है हमारे पास एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब बता देंगे, टेंशन ना लो, मतलब बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे क्या होता है। दूसरी होती है हमारे पास एक्सोथर्मिक, दूसरी होती है हमारे पास एक्सोथर्मिक। भाई एंडो का मतलब अंदर, एक्सो का मतलब बाहर। एंडो का मतलब अंदर, एक्सो का मतलब बाहर। एंडो मतलब हीट को सर जो लेता है, एक्सो मतलब जो हीट को निकालता है। ऐसी रिएक्शन जो हीट को क्या करती है भाई? एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्या करती है भाई? हीट एब्जॉर्ब करती है। हीट को क्या करेंगी? एब्जॉर्ब करती हैं, उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। और जो हीट को एक्सक्रीट करती हैं, बाहर निकालती हैं, हीट रिलीज करती हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं हीट को क्या कर सकती हैं? वो रिलीज करती हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भाई हिंदी की बात करें तो एंडोथर्मिक मतलब ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का शोषण करते हैं भाई। ऊष्मा छेपी मतलब ऊष्मा को छेपड़ करते बाहर निकालते। ये हमारी क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक में डेल्टा H होता है हमारा पॉजिटिव, मतलब यहां पर हीट आपकी एब्जॉर्ब होती है। डेल्टा H का वैल्यू होता है अपना नेगेटिव, मतलब यहां पर हीट हमारी बाहर निकलती है। अब एक चीज सोचो भाई मैं क्या करना चाह रहा हूं,
भाई मैं ये करना चाह रहा हूं, मेरे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मैं टेम्परेचर को बढ़ाना चाहता हूं, मैं टेम्परेचर को क्या करना चाहता हूं, बढ़ाना चाहता हूं। तो भाई एक बात बताओ, रिएक्शन चाहती है कि मैं हीट को लूं, आप हीट दे रहे हो, आप हीट दे रहे हो तो रिएक्शन तो लेगी ना, और लेने के बाद किधर जाएगी, किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वो जैसा चाहती है आप वैसा कर रहे हो। भाई रिएक्शन कह रही है मैं एंडोथर्मिक हूं, मेरे को जितनी हीट मिलेगी मैं उतनी फास्ट जाऊंगा भाई। तो भाई सीधी सीधी बात है, आप टेम्परेचर दोगे एंडोथर्मिक को तो वो क्या करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। हम बात करें सर किसकी, एक्सोथर्मिक की। एक्सो मतलब हीट को निकालना है, हीट को निकालना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहती है भाई मैं रिएक्शन तब होगा, मेरा वाली रिएक्शन, जब मैं हीट को बाहर निकालूं। आप कहना चाह रहे हो सर मैं तो टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, मैं तो टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, बढ़ाने से क्या होगा, रिएक्शन नाराज हो जाएगी। क्यों, कहीं भाई मैं रिएक्शन होने के लिए मैं खुद अपने अंदर से हीट को बाहर कर रहा हूं, मैं टेम्परेचर को बाहर कर रहा हूं, तू बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं ना, वो नाराज हो जाएगा। तो रिएक्शन उस केस में क्या हो जाएगी, रिएक्शन उस केस में हो जाएगी हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा भाई, उम्मीद करता हूं ली चैडलियर प्रिंसिपल क्या होता है ये चीज समझ में आ गई। ली चैडलियर का सीधे सीधा फंडा ये है, अगर आप टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन में कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट डालते हैं इक्विलिब्रियम पर, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस डायरेक्शन में उस इफेक्ट को कम किया जा सकता है। इसे हम ली चैडलियर प्रिंसिपल कहते हैं। और तीनों के तीनों इफेक्ट्स को हमने जान लिया है, उसके एप्लीकेशंस को समझ लिया है। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसमें आपको इसके अलावा कोई चीज जरूरत नहीं है। आगे हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम का, ये हमारा 5th लेक्चर था। इससे पहले भाई 4 लेक्चर हो चुके हैं। चारों का मतलब आपको पता होगा, चारों में हमने क्या क्या किया है भाई। पहले इक्विलिब्रियम पढ़ा हमने क्या होता है भाई इक्विलिब्रियम हमारा, इक्विलिब्रियम की ग्राफ भी पढ़े हमने, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा, उसका पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स डेरिवेशंस भी पढ़ लिया। तो ये सारी चीजें पढ़ ली है। आइसोकोर क्या होता है, आइसोथर्म क्या होता है, और क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होती है, ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में जानने वाले हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया हो सब कुछ। आपका काम बस यही है कि लोगों को शेयर करना है, लोगों इन द सेंस आपके साथ जो पढ़ते हैं भैया ना, आपके साथ पढ़ते हैं, क्लासमेट है, बैचमेट है, बस उनको शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ आपके साथ, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।